हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। इस चीज़ से तो सभी वाकिफ़ हैं कि टीचर एक सिविलाइज सोसाइटी में कितना क्रूशियल रोल प्ले करता है। उस सोसाइटी में रह रहे लोगों, पर्टिकुलरली यूथ को एजुकेशन प्रोवाइड करवा के। लेकिन और सभी प्रोफेशंस की तरह टीचिंग प्रोफेशन में भी एक इंडिविजुअल को सर्टेन एज के बाद रिटायर होना पड़ता है। तो इसी रिटायरमेंट एज से जुड़ी डिफरेंट चीज़ों के बारे में आज का हमारा ये केस बात करता है, और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और क्वेश्चंस को भी ये केस स्पेसिफाई करता है। जैसे कि क्या सही में टीचर्स की रिटायरमेंट एज को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो हर एक चीज़ को बारीकी से परखेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। एज ऑलवेज सबसे पहले इस केस का नाम जान लेते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, डॉक्टर जे विजयन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स 2022। देखिए, आज का केस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग केस भी होने वाला है। सबसे पहले इस केस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इस केस में कुछ एपिलेंट्स होते हैं जो कि केरला हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं बाय फाइलिंग अ पिटीशन। अब इन एपिलेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि टीचर्स की रिटायरमेंट एज में एनहांसमेंट होना चाहिए, जिसके चलते टीचर्स की रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स कर देनी चाहिए। जब एपिलेंट्स ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के सामने स्टेटमेंट्स दे रहे थे, तब एपिलेंट्स ने रिलायंस यानी सपोर्ट लिया यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड एकेडमिक स्टाफ्स इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एंड अदर मेजर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन रेगुलेशन 2010 का, क्योंकि ये रेगुलेशंस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ टीचर्स के लिए कंडीशंस प्रिस्क्राइब करते हैं जो कि रिलेटेड हैं पे स्केल, पे फिक्सेशन फार्मूला एंड एज ऑफ सुपर एनुएशन ऑफ एकेडमिक स्टाफ एट कॉलेजेस से। देखिए, एज ऑफ सुपर एनुएशन का मीनिंग आप सिंपली एज ऑफ रिटायरमेंट समझिएगा। जब एपिलेंट ने ये कहा कि वो यूजीसी रेगुलेशन 2010 का सपोर्ट लेते हैं, तब स्टेट ऑफ केरला का ये कहना था कि स्टेट ऑफ केरला ने पे स्केल रिवीजन से रिलेटेड रेगुलेशंस को तो अडॉप्ट कर लिया, लेकिन यूजीसी की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग एज ऑफ सुपर एनुएशन को इंक्रीज नहीं किया। अब केरला हाई कोर्ट एपिलेंट और स्टेट ऑफ केरला के द्वारा दी गई स्टेटमेंट सुनने के बाद ये कहते हैं कि एज ऑफ रिटायरमेंट में किसी भी तरह की एनहांसमेंट नहीं होगी। इसीलिए पहले केरला हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, फिर बाद में डिवीजन बेंच के द्वारा एपिलेंट की इस पिटीशन को डिसमिस किया जाता है। केरला हाई कोर्ट के द्वारा एपिलेंट की पिटीशन डिसमिस करने के बाद एपिलेंट अप्रोच करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बाय फाइलिंग एन अपील। अब एपिलेंट के बिहाफ पर यहाँ एक काउंसिल अपीयर होती है जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये आर्ग्यूमेंट रखती है कि जो यूजीसी एक्ट एंड यूजीसी रेगुलेशंस हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा यूनियन लिस्ट की एंट्री 66 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में आती है, वो यूजीसी एक्ट एंड यूजीसी रेगुलेशन पार्लियामेंट द्वारा इनेक्ट किए गए हैं। अगर आप नहीं जानते कि 7th शेड्यूल की यूनियन लिस्ट की एंट्री 66 क्या कहती है, तो ये एंट्री सिंपली बात करती है हायर एजुकेशन, रिसर्च, साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जैसी चीज़ों के स्टैंडर्ड्स के डिटर्मिनेशन और कोऑर्डिनेशन के बारे में। काउंसिल यहाँ ये भी कहते हैं कि यूजीसी के द्वारा जो पे रिवीजन कमीशन अपॉइंट की गई थी, जो कमीशन पे स्केल ऑफ टीचर्स, एलिजिबिलिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, सर्विस एंड वर्किंग कंडीशंस और प्रोमोशनल एवेन्यूज ऑफ टीचर्स इन यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के बारे में बात करती है, इस कमीशन ने एज ऑफ सुपर एनुएशन को पूरे इंडिया में 65 ईयर रखने की रिकमेंडेशन दी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एपिलेंट ने तो यहाँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी स्टेटमेंट स्पेसिफाई कर दी, लेकिन अब बारी आती है स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल के स्टांस की। स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल यहाँ ये कहती है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ने 14 अगस्त 2012 को एक सर्कुलर इशू किया था जो कि ये क्लैरिफाई करता है कि जो यूजीसी रेगुलेशंस रिटायरमेंट एज के एनहांसमेंट से रिलेटेड थी, उन रेगुलेशंस को विड्रॉ कर लिया गया है और इस इशू को रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स की डिसीजन पर छोड़ दिया गया है। स्टेट गवर्नमेंट काउंसिल यहाँ ये भी कहती है कि इसी सेम तरह की प्ली जो कि रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की बात करती है, उस प्ली को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जगदीश प्रसाद शर्मा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स 2013 के केस में रिजेक्ट कर दिया गया था। स्टेट गवर्नमेंट यहाँ ये चीज़ भी मेंशन करती है कि पे स्केल रिवीजन एनहांसमेंट ऑफ एज ऑफ सुपर एनुएशन से कहीं से भी लिंक्ड नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट यहाँ यूजीसी रेगुलेशन के रेफरेंस के बिना भी पे स्केल को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। अभी तक आप लोगों ने एपिलेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के स्टांसेस को अच्छे से जान लिया है,
तो अब सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच इस केस को सुनने के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। सो 2 जजेस की बेंच यहाँ एग्जिस्ट करती थी, जिस बेंच में प्रेजेंट थी जस्टिस इंदिरा बनर्जी एंड जस्टिस JK महेश्वरी। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच यहाँ ये कहती है कि यूजीसी की चाहे जो भी रेगुलेशंस हो, यूजीसी एक्ट के सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस यूजीसी रेगुलेशंस पर प्रिवेल करेंगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस यूजीसी रेगुलेशन से ऊपर ही रहेंगी। देखिए, अगर आप नहीं जानते तो सेक्शन 20 ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट सिंपली बात करता है डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। बेंच यहाँ ये भी कहती है कि सेक्शन 20 ऑफ यूजीसी एक्ट के अकॉर्डिंग यूजीसी रेगुलेशंस हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस के साथ कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, स्पेशली तब जब यहाँ सवाल हो किसी ऐसी पॉलिसी को लेकर जो पॉलिसी यहाँ नेशनल पर्पस की हो। और अगर फिर भी यहाँ यूजीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच अगर कोई पॉलिसी को लेकर जो कि नेशनल पर्पस के लिए है कोई डिस्प्यूट देखने को मिलता है, तब सेंट्रल गवर्नमेंट की डिसीजन प्रिवेल करेंगी ओवर यूजीसी। तीसरी स्टेटमेंट में बेंच उस सर्कुलर को कंसीडर करती हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 14 अगस्त 2012 को यूजीसी एक्ट के सेक्शन 20 के अंडर दी हुई पावर्स को एक्सरसाइज करने और रिटायरमेंट एज के एनहांसमेंट को विड्रॉ करने के लिए इशू किया गया था। फोर्थ स्टेटमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि सर्कुलर को इशू करने का डिसीजन जिसके चलते एनहांसमेंट ऑफ एज ऑफ रिटायरमेंट को विड्रॉ किया गया, ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाकी सब स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ की गई कंसल्टेशन के बाद लिया गया था। और डिफरेंट स्टेट्स के पास ये पावर है कि वो एम्प्लॉयज़ की सर्विस कंडीशंस को प्रिस्क्राइब करें, जो कि फॉल करता है विद इन द एम्बिट ऑफ पॉलिसी डिसीजन एंड विद इन द एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब बेंच सिंपली यहाँ ये कहना चाह रहा है कि डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये पावर है कि वो एम्प्लॉयज़ की सर्विस कंडीशंस को प्रिस्क्राइब करें, और ये प्रिस्क्रिप्शन रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स के एक्सक्लूसिव डोमेन में आता है। फिफ्थ स्टेटमेंट ये कहता है कि कोर्ट यहाँ सिंगल बेंच व्यू को सपोर्ट करता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी हैं जो कि स्टेटूटरी प्रोविजंस के द्वारा एविडेंस्ड हुई हैं, वो पॉलिसीज़ यहाँ एफिलिएटेड कॉलेजेस के टीचर को मैंडेट करती हैं कि वो 56 ईयर्स और यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स को मैंडेट करती हैं कि वो 60 ईयर्स की एज पर रिटायर होंगे। इस चीज़ को आर्टिकल 309 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर किए गए एनेक्टमेंट के द्वारा क्रिस्टलाइज किया गया है। सो जैसा कि आपने देखा कि कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स की एज को आर्टिकल 309 में किए गए एनेक्टमेंट के जरिए क्रिस्टलाइज किया गया है, तो आर्टिकल 309 कहता क्या है ये भी जान लेते हैं। सो आर्टिकल 309 बात करता है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ पर्सन्स सर्विंग द यूनियन और स्टेट के बारे में। मतलब जिन पर्सन का किसी ऐसी सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट होता है जो सर्विसेज या तो यूनियन या फिर स्टेट द्वारा गवर्न की जाती हैं, या उन सर्विसेज की कंडीशन क्या है, तो इस चीज़ को आर्टिकल 309 यहाँ स्पेसिफाई करता है। देखिए, आर्टिकल 309 सिंपली ये कहता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग या फिर किसी अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर के एक्ट के अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट को रेगुलेट किया जा सकता है, और जो पर्सन्स यहाँ अपॉइंट हुए हैं उनकी सर्विसेज की कंडीशंस को भी यहाँ रेगुलेट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 309, पब्लिक सर्विसेज के लिए या फिर ऐसी पोस्ट्स के लिए जो कि यूनियन या फिर किसी स्टेट के कनेक्शन में हो। वहीं ये आर्टिकल ये चीज़ भी स्पेसिफाई करता है कि अगर कोई पर्सन किसी ऐसी सर्विस या पोस्ट से एसोसिएट करता है जो कि यूनियन द्वारा गवर्न की जाती है, तब यहाँ रूल्स प्रेसिडेंट द्वारा फॉर्मुलेट किए जाएंगे, और वहीं अगर ये चीज़ स्टेट लेवल पर होगी तो गवर्नर रूल्स फॉर्मुलेट करेंगे। सो अब यहाँ कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स भी एग्जिस्ट करती हैं जिन स्टेटमेंट्स और व्यूज़ को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी एक्सेप्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, जिसमें केरला हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ये ऑब्जर्व करती है कि यूजीसी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस से कंप्लाई करें, और यूजीसी के ऊपर ये बाउंडेशन है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को फॉलो करें एज पर सेक्शन 20 ऑफ यूजीसी एक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट में केरला हाई कोर्ट ये कहते हैं कि ये स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर है कि वो यूजीसी रेगुलेशंस के द्वारा दी गई स्कीम्स को एक्सेप्ट करें या नहीं। मतलब ये पूरी तरीके से रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स की डिस्क्रिशन के ऊपर है कि वो यूजीसी रेगुलेशंस को एक्सेप्ट करें या नहीं। तो चलिए फाइनली अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। सो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपील को डिसमिस किया, जो अपील केरला के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ टीचर्स के रिटायरमेंट एज का एनहांसमेंट सीख कर रही थी, जो कि था 65 ईयर्स, जिस अपील को यहाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था। एंड लास्टली सेकेंड स्टेटमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट केरला हाई कोर्ट की सिंगल एंड डिवीजन बेंच के द्वारा दिए गए व्यूज़ को एक्सेप्ट करते हैं।
सो आज का ये केस हम लोगों के लिए डिस्कस करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ स्टेटमेंट्स और वहीं यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस और रेगुलेशंस हमारे सामने स्पेसिफाई की हैं। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।